हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स के एक और चैप्टर की बात करने वाले हैं जो होगा मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक विज्ञान। यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी फैक्ट को हम कवर करेंगे। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। जो क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक विज्ञान। जब भी बात आधुनिक विज्ञान की होती है तो हम सबसे पहले बात करते हैं अणु की। तो कोई भी मटेरियल की बात करें, अणु और परमाणु दोनों की बात करते हैं, तो कोई भी अगर मटेरियल की बात करें तो वो छोटे 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 एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा कण अगर देखें तो एटम है ना, जिसे परमाणु कहा जाता है ना। तो अगर मैं परमाणु की बात करूं तो परमाणु का स्ट्रक्चर अगर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, तो वो कुछ इस तरह से होता है। तो परमाणु का स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसके केंद्र में, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है नाभिक। और नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो कण होता है वो धनावेशित रहता है और न्यूट्रॉन जो कण होता है वो ऋणावेशित रहता है। ठीक है, और नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे कक्षाएं बनी होती है, सेल्स बनी होती है, ऑर्बिट बने होते हैं, और इन ऑर्बिट में एक और कण होता है जो नाभिक के चक्कर काटता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो आउटर शेल में जो कण घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे अगर बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है ना। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन कणों की चर्चा करते हैं कि इनकी खोज किसने की। तो सबसे पहले इन्वेंशन देखते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो इसकी खोज चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तीनों पे। तो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सबसे पहले कि तीनों पे प्रश्न आते हैं। अब इसकी याद रखने की ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिक आपको दिखाई दे रही होगी। तो अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए पेन RJC। तो आपको पेन जो चाहिए वो कैसी चाहिए? आर के पास जैसी पेन है वैसी चाहिए। ठीक है, तो पेन कैसी होनी चाहिए? RJC होनी चाहिए। पेन कैसी होनी चाहिए? RJC। तो आपको अब ये याद हो गया, पेन कैसी होनी चाहिए? RJC होना चाहिए। तो देखो पेन PEN और कैसी होनी चाहिए? RJC। तो P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? R यानी कि रदरफोर्ड। ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन यानी कि J। और N फॉर न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? C फॉर चैडविक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि ये जो कण है इनका नेचर, स्वभाव, प्रकृति कैसी है, और इसके ऊपर प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन जो होता है एक स्थायी कण होता है और धनावेशित होता है। यानी कि प्रोटॉन जो, अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो ये एक स्टेबल पार्टिकल होता है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कैसा पार्टिकल होता है? स्टेबल पार्टिकल, और पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये अस्थायी कण है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल पार्टिकल है। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन जो है अनस्टेबल पार्टिकल है और ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पे कोई आवेश नहीं होता। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसे न्यूट्रल कहा जाता है। गाड़ी में भी आप देखेंगे न्यूट्रल रहता है और गियर रहते हैं। तो न्यूट्रल जब रहती है तो कोई चलना वलना नहीं। ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रॉन जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, कोई आवेश नहीं रहता है, अस्थायी कण है, अनस्टेबल है। इसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये एक स्थायी कण है, यानी कि स्टेबल पार्टिकल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर फिजन जो होता है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का ही प्रयोग करके नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कराई जाती है। अब ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, इसके बारे में भी हमको चर्चा करनी है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन की, तो ये क्या होता है? तो एक भारी नाभिक, एक हैवी मॉलिक्यूल, या फिर एक हैवी में बोलूं न्यूक्लियस, जब दो हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो एक भारी नाभिक जब दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को, टूटने की जो प्रक्रिया होती है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है,
अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, इससे रिलीज भी होगी। तो अब देखिए जरा, न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस होती है, नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस होती है, उसमें हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, 235, यूरेनियम 235 का एज अ फ्यूल, यानी कि एज अ फ्यूल की अगर बात करें तो स्रोत के जैसे इसका प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन जो होगा, न्यूक्लियर फिजन, अगर मैं इसकी और आगे चर्चा करूं तो न्यूक्लियर फिजन दो तरह से हो सकता है। नाभिकीय विखंडन दो तरह की अभिक्रिया से हो सकता है। इसकी जो अभिक्रिया होती है दो प्रकार से होती है। पहली होती है कंट्रोल चेन रिएक्शन। क्या होती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। एक रिएक्शन तो ऐसी होती है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कंट्रोल चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और दूसरी रिएक्शन होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये जो होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, दोनों ही खतरनाक होती है। तो जरा कंट्रोल चेन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाया जाता है। किसके अंदर करवाया जाता है? इसे परफॉर्म करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। बड़ा सा ऐसा रिएक्टर होता है, बिल्कुल पैक सा, ताकि इसकी रेडिएशन बाहर नहीं निकले, क्योंकि नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन में रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइफ उससे डेंजर में है ना। अब बात करें मंदक की। मंदक का मतलब होता है मॉडरेटर। तो एज अ मॉडरेटर अगर देखें मंदक के रूप में, इस रिएक्टर में, मंदक मतलब कि क्या होना चाहिए, मंदक का मतलब क्या है? स्लो करने के लिए, इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए, अपने काबू में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक, यानी कि D2O। D2O को हम भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, तो D2O जो होता है वो भारी जल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में इसमें मेनली D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और भी कुछ चीजें हैं, आगे मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन की। ये तो कंट्रोल चेन रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की, यानी कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो अभी अनियंत्रित श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है, वो परमाणु बम में इसका प्रयोग किया जाता है, एटम बम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की जाए तो आप ये फोटो देख सकते हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर का फोटो है। ठीक है, इस तरह से कुछ रहता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, यूरेनियम 235 का नियंत्रित फिजन करवाया जाता है, मतलब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया इसकी होती है ना, कंट्रोल्ड फिजन होता है, इसके अंदर करवाया जाता है। इसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो युक्ति कन्वर्ट करती है, उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी ये जो न्यूक्लियर फिजन की अभिक्रिया होती है यूरेनियम 235 के थ्रू, तो इससे बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इस ऊर्जा का प्रयोग हम बिजली उत्पादन के लिए करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो न्यूक्लियर रिएक्टर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, कि न्यूक्लियर रिएक्टर मेरे दोस्त एक ऐसी डिवाइस होती है जो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। रिएक्टर में ईंधन के रूप में, ईंधन यानी फ्यूल, ईंधन के रूप में 235 यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे मंदक के रूप में जो मॉडरेटर रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो मंदक के रूप में कैडमियम बोरॉन की छड़, कैडमियम और बोरॉन की छड़, D2O यानी कि भारी जल, भारी वाटर, हैवी वाटर, और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चार चीज याद रखिएगा, कैडमियम, बोरॉन की छड़, कैडमियम और बोरॉन की छड़, D2O यानी कि मॉडरेटर, और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। D2O यानी भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मॉडरेटर के फॉर्म में। तो चारों चीजों को ध्यान रखना है, किसी से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं परमाणु बम की, एटॉमिक बॉम्ब की। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो नाभिकीय विखंडन, यानी कि ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन पे आधारित है। तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पहले तो यही बोलेगा कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो कौन सी अभिक्रिया पे आधारित है। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें एटॉमिक बॉम्ब में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं वो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए U-235 और यूरेनियम 239 दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग एटॉमिक मास इनके। अब अगर बात करें आगे, तो ये पहला जो परमाणु बम था वो ओपनहीमर ने बनाया था। पहला परमाणु बम किसने बनाया था? ओपनहीमर ने। ये आप देख सकते हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। किसने किया था? तो अमेरिका ने जापान पे इसका प्रयोग किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये उस परमाणु बम का पिक्चर।
अब पहला जो परमाणु बम है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको बता दिया, अमेरिका ने जापान पर इसका प्रयोग किया था, और जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे परमाणु बम को वो है ओपनहीमर। ठीक है, उनका नाम क्या है? तो परमाणु बम को किसने बनाया था? ओपनहीमर ने बनाया था। ये ओपनहीमर का आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परमाणु बम जो है ओपनहीमर ने बनाया था। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, यानी कि नाभिकीय संलयन। तो दो तरह की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हम देख चुके हैं। अब बात कर रहे हैं नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो अब ये फ्यूजन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। तो जब दो हल्के नाभिक मिलते हैं और मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, यानी कि नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन का सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है, दो हाइड्रोजन के एटम मिल करके बहुत अधिक ताप और दाब पर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सन्स एनर्जी, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। सूर्य में निरंतर क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस अधिक तापमान और दाब पर हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, और इस प्रक्रिया के कारण ही सूर्य कंटिन्यूअसली क्या दे पा रहा है? ऊर्जा दे पा रहा है, हीट दे पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हर एक तारे की चमक और उसकी ऊर्जा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जितनी भी ऊर्जा तारों में या सूर्य में है वो हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने के कारण ही है। यही इसका मेन रीजन है। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है कौन सी प्रक्रिया हो रही है सूर्य में, तो वो नाभिकीय संलयन है। चलिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन हमने बात कर ली। पृथ्वी पर यह प्रक्रिया संभव नहीं है। दूसरी बात, तारों का जो प्रकाश होता है वो इसी के कारण होता है, और इसका उपयोग जो है हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लीजिए कि नाभिकीय संलयन का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? तो हाइड्रोजन बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट, ये हमारा कवर होता है। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें जो भी चीज़ मैंने बताई है, एक एक चीज़ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं जो भी हमारी क्लासेस चल रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ तिलक अकेडमी लिखकर आपको सर्च कर देना है टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर से आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हम रेगुलर पोस्ट अपलोड करते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।